हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन को हम सिंपली शॉर्ट में डीयू बोलते हैं, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डबल बॉन्ड। तो देखो, पहले इसकी डेफिनेशन सीखते हैं हम। व्हाट इज डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। ठीक है, तो हम बात करें कि इट इज डेफिशिएंसी ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। ये H2 मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी है, मॉलिक्यूल्स इन गिवन कंपाउंड। जो भी हमें कंपाउंड गिवन होगा उस कंपाउंड में कितने H2 मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम ये, विद रेस्पेक्ट टू सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड, या हम बोल सकते हैं एल्केन। ठीक है, तो सिंपली अगर सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमें एल्केन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग क्या हो गया अपने पास यहाँ पे कि ठीक है, तो अगर H2 मॉलिक्यूल की जो डेफिशिएंसी हम देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं, जो भी कंपाउंड हमें गिवन है उस कंपाउंड में हम देख रहे हैं, और किसके रेस्पेक्ट में, किससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि कितनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे डेफिशिएंसी है। तो वो सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड, या हम बोल सकते हैं एल्केन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड गिवन है उसमें कितने H2 मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी है, इसी को हम क्या कहते हैं, DU। या इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अगर H2 मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है, मतलब वो कंपाउंड कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं हम कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब वही एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ H2 मोल्स रिक्वायर्ड, कितने H2 मोल्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब भी हम डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें एल्केन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं उससे इस कोई भी गिवन कंपाउंड है उसका अपने को कंपैरिजन करना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो अगर हम हमारा पहला एग्जांपल, जैसे कि अगर मैंने बात करी यहाँ पे 1 DU, अगर किसी का DU 1 आता है, 1 DU का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या हम बोल सकते हैं पाई बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड। एक DU का मतलब क्या होता है, 1 डबल बॉन्ड, या हम बोल सकते हैं, या क्या हो सकता है, 1 रिंग। ठीक है, ये इसको ऐसे लिखे हम। ठीक है, ठीक है, तो 1 DU का मतलब या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या हम बोल सकते हैं या एक रिंग हो सकता है। ठीक है, रिंग। रिंग हो सकती है, रिंग मतलब कोई भी रिंग, कितनी मेंबर्ड रिंग हो सकती है, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग होनी चाहिए। तो अगर एक DU आ रहा है मतलब या तो उस कंपाउंड में एक रिंग बन रही होगी,
या वहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि 1 DU की जगह अब अगर 2 DU आया, हमारा आंसर क्या आया 2 DU, वो हम निकालना सीखेंगे कैसे, बट अभी हमें ये पता होना चाहिए कि 2 DU का मतलब क्या होता है। ठीक है, 2 DU का मतलब ये हो गया कि या तो हो सकता है 2 पाई बॉन्ड हो, अगर एक पाई बॉन्ड के लिए 1 DU काउंट कर रहे हैं तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या बोल सकते हैं 2 रिंग हो सकती हैं, या हम बोल सकते हैं 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकती हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं या 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमें DU पता करने का कि अगर 2 DU आ रहा है मतलब 2 पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 रिंग भी हो सकती हैं, या मे भी यहाँ पे 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड हो। तो इस तरीके से हमें ये पता होना, अगर किसी का 0 DU आ रहा है, किसी का आंसर क्या आ रहा है 0 DU, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का वो कैसा है, हम बोल सकते हैं देन molecular formula of given compound as alkane। ठीक है, तो जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्केन का होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन कंपाउंड का है, इसलिए उसका जो DU आया वो क्या आया है 0 आया है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड है वो कैसा है, सेम एज एल्केन। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कि 1 DU का मतलब क्या होता है, 2 DU का मतलब क्या होगा और 0 DU का मतलब क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई कंपाउंड हमें गिवन है तो उसमें DU कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया वो क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ, तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग कैलकुलेशन, इसके यूज भी बताऊंगी मैं लास्ट में, कैलकुलेशन ऑफ DU। तो DU का जो कैलकुलेशन है, मतलब डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन का जो कैलकुलेशन हम करना सीख रहे हैं यहाँ पे, वो 2 तरीके से करते हैं। या तो हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड गिवन, या तो हमें कंपाउंड का डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, या फिर हमें कंपाउंड का डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के दे देगा, या हम बोल सकते हैं व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड गिवन, मतलब बना बनाया स्ट्रक्चर दे दिया, आपको सोचना नहीं है उसमें, डायरेक्ट देखो और आप DU पता कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड गिवन। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, केस फर्स्ट, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड गिवन। ठीक है, तो व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड गिवन, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि अब किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे गिवन है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट बोल दें इसमें कि इसमें 3-4 जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि पहला तो ये कि व्हेन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है कंपाउंड का वो हाइड्रोकार्बन्स का दिया गया है ना, तो व्हेन गिवन कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, जब हाइड्रोकार्बन हो, गिवन कंपाउंड कैसा हो, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ में आता है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन।
और उसमें हमें क्या पता करना है, डी यू पता करना है, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन दे रखा है, तो मैंने क्या कहा कि डी यू कैसे निकालते हैं हम, कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उसमें कितने H2 मोल्स ऐड करें कि वो एल्केन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा हो जाए, एल्केन जैसा हो जाए। तो पहले हम ये देख लें कि एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, CnH2n प्लस 2। तो इसको फॉलो करना चाहिए, इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो कंपाउंड कैसा है, एल्केन जैसा ही मॉलिक्यूलर फार्मूला रख रहा है, मतलब उसका डी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर उससे कम हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर कम आ रहे हैं एल्केन के कंपेयर में, तो उसका डी हमें पता चल जाएगा। जैसे अगर 2 हाइड्रोजन कम है तो 1 डी आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि कैसे निकालेंगे हम डी यू यहाँ पे। तो डी यू निकालने का तरीका क्या हो गया, इट इज़ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं व्हाट इज डेल्टा n, n क्या है यहाँ पे, डेल्टा NH क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज डिफरेंस between number of hydrogen in alkane with respect to given compound। गिवन कंपाउंड से एल्केन के मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितना डिफरेंस है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, NH बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें एक एग्जांपल लेके, जिस सपोज टू मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, जैसे C5H12, ठीक है, C5H12। तो ये जो C5H12 है, तो हमें ये पता है कि जब हमें, अगर हम हाइड्रोजन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हैं एल्केन का, तो CnH2n प्लस 2 होना चाहिए। तो क्या इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को ये फॉलो कर रहा है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, मतलब 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डी यू कितना आया, 0। तो कोई नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंस आया क्या एल्केन और दूसरे जो गिवन कंपाउंड है उसमें, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डी यू आएगा वो क्या आएगा, 0 डी यू आएगा। क्लियर है, 0 डी यू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0 डी यू। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, एल्केन का है। अगर एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता तो कैसा होता, CnH2n। मतलब हम ये बोलेंगे कि 2 हाइड्रोजन एल्केन के कंपेयर में एल्कीन में क्या होते हैं, कम होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 2 हाइड्रोजन कम है तो क्या हो जाएगा, एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। मतलब वहाँ पे या तो डबल बॉन्ड हो एल्कीन या साइक्लो एल्कीन, ठीक है। तो मतलब यहाँ अगर अगर 2 हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब डी यू कितना आएगा, 1 डी यू आएगा, ठीक है। और अगर CnH2n माइनस 2 है तो ये किसका है, ये अल्काइन का है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो डी यू आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे, हाँ, इस वाले केस में देखोगे 2 हाइड्रोजन कम है, इस वाले केस में देखोगे तो 4 हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डी यू कितना आएगा, जब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो करेगा तो 1 डी यू आएगा, और अगर इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो कर रहा है तो 2 डी यू आएगा, ठीक है। अब 1 डी यू और 2 डी यू का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया है, ठीक है। तो अगर हम और कोई एग्जाम्पल लें तो उससे और बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया C5H10, देखो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है ना पहले वाले से, तो पहले क्या आ रहा था, 0 डी यू आ रहा था, तो ये एल्केन के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, ठीक है।
लेकिन C5H10 मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उतने उतने हाइड्रोजन अपन ने क्या किए हैं, डबल किए हैं। मतलब इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब DU कितना आएगा, 1 DU आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम DU कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हो जाता है C5H8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर C5H8 की अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए हमने, तो यहाँ पे 5 × 10 होता और -2 कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे -2 कर दिया, मतलब ये कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो कर रहा है, ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो कर रहा है, एल्काइन के। ठीक है, तो एल्काइन के मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब DU कितना आएगा, 2 DU आएगा। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले से भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको डायरेक्ट समझ में आए, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप ये कर लो कि जो गिवन कम, अगर 5 कार्बन का जितने 5 कार्बन के एल्केन में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो यहाँ रख लो और गिवन कंपाउंड का माइनस कर दो आप, या तो ये कर सकते हो आप। जैसे हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल हो गया जैसे अपने पास, जैसे फॉर्मूले को यूज़ करके मैं आपको बता देती हूँ। जैसे C3H6, ठीक है, तो ये जो है, अगर हम इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर 3 कार्बन का एल्केन होता तो 3 कार्बन का अगर एल्केन होता तो C3H8 होता। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्केन 3 कार्बन का। लेकिन यहाँ पे डिफिशियंसी कितने हो रही हैं, 2 हाइड्रोजन की, तो 8 - 6 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाय 2 -1, तो यहाँ पे 1 आया। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 DU। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। C3H4 कर देती हूँ, मान लो 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए। तो अब समझ में आ रहा ना आपको कि आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो पहले तो, कि C3 एल्केन का हमें 3 कार्बन का एल्केन बना के देखा हमने, तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 8, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4, तो इसका मतलब 8 - 4 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 2 DU। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब ये अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो हमें पता है कि जब अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो उसमें 2 DU आता है। ऐसे भी पता कर सकते हैं, या ये वाला फार्मूला यूज करके भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये एग्जांपल्स होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जैसे ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है अपने पास, ठीक है, तो जब हमें कंपाउंड ऐसा गिवन हो जिसमें मोनोवेलेंट एटम भी जुड़ा होता है, मोनोवेलेंट हेटेरो एटम जुड़ा हुआ हो। पहले हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन के केस देखा, सिंपल वाला। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा गिवन कंपाउंड है व्हेन मोनोवेलेंट हेटेरो एटम containing compound is given। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं मोनोवेलेंट एटम कौन हो गए, मोनोवेलेंट एटम का मतलब होता है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे मोनोवेलेंट एटम हो गए। ठीक है, और अगर ये किसी कंपाउंड में, जो भी हमें कंपाउंड गिवन है उसमें दे रखे हैं, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, देन कंसीडर इट एज हाइड्रोजन। तो जैसे हम हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं वैसे ही मान लो, जैसे यहाँ पे x किसके बराबर हो गया, h के बराबर, तो जितने x गिवन होंगे उसको प्लस कर दो हाइड्रोजन में, जितने भी हाइड्रोजन हैं उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल लूँ मैं इसका, तो जैसे मैंने बात करी यहाँ पे कंपाउंड, ये है हमारे पास C3H
H6 और Cl2, इस तरीके का कंपाउंड हमें गिवन है। तो यहाँ पे जितने क्लोरीन है ना उसको कंसिडर करो कि ये हाइड्रोजन ही है ना। तो अगर ये हाइड्रोजन ही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ C3H6 और 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दिए मैंने तो H8 नहीं हो गए। तो अब अगर इसका DU निकालेंगे हम तो कितना आएगा, तो अगर हम इसका DU निकालेंगे तो इसका DU आ जाएगा 0 DU, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये किसका है, ये एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसका अगर डबल करते हैं तो C3 कितना हो जाएगा 6 + 2, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये CnH2n +2 वाले मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो कर रहा है जो एल्केन का है। तो मतलब इस कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन नहीं है, या बोल सकते हैं जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एल्केन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 0 DU यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में कुछ और ले लेती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिया C3H5 और Cl ले लिया, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर हमने ले लिया। तो पहले तो इसको क्लोरीन को एज हाइड्रोजन कंसीडर करना है, तो कैसे लिख सकती हूँ मैं C3H6, तो इसका मतलब ये तो कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, एल्कीन का CnH2n। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन कम नहीं है इसमें, 2 हाइड्रोजन कम है तो 1 DU आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे C9 F2, अगर मैंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर लिख दिया लाइक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर पहले तो इसको हाइड्रोजन जैसा कंसीडर करवाएंगे इसको, तो C9H17। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाए तो C9H17 हो गया। ठीक है, 17 ही 18 हो जाएगा। ठीक है, C9H18। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो डबल नहीं हो गया इसके हाइड्रोजन, 9 का डबल हो गया। तो इसका मतलब ये कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो कर रहा है, एल्कीन के, तो 1 DU आएगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब जगह एल्केन के कंपेयर में 2 हाइड्रोजन कम है तो 1 DU आएगा, अगर 4 हाइड्रोजन कम है तो 2 DU आएगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने सीख लिया मोनोवैलेंट एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि जो कंपाउंड है उसमें अगर बाईवैलेंट एटम अगर है, तो इफ बाईवैलेंट एटम bivalent atom containing compound is given। ठीक है, देन इग्नोर देम, तो उन्हें हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर बाईवैलेंट एटम की अगर हम बात करें तो बाईवैलेंट एटम क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया जो 2 बॉन्ड बनाता है, तो अगर ये ऑक्सीजन गिवन है
सी कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है, साथ में हाइड्रोकार्बन के साथ में क्या है यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है, तो उसको इग्नोर कर देना है। सिंपली हमें क्या कर देना है, इग्नोर, जैसे है ही नहीं वो, है ना। जैसे हम ये बोले यहाँ पे C3H6O ऐसा लिखा मैंने, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है, या ऐसा कंपाउंड हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे C3H6O, तो ऑक्सीजन को हमें इग्नोर कर देना है, कुछ नहीं करना है, पड़ा है पड़े रहने दो बस। बाकी इसको देखो, तो यहाँ पे C3H6 तो डबल, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके डबल है, इसका मतलब DU कितना होगा 1 DU, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे C3H6 और O2 लिख दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार मैंने 2 ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो इग्नोर करना है उसको। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, C3H6 तो कितना है 1 DU, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया C5H10O, क्या फ़र्क पड़ गया, ऑक्सीजन को आप इग्नोर कर दो, तो 5 का डबल है, तो डबल है मतलब 1 DU आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम बाईवेलेंट एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए भी हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इफ हाँ, तो अगर हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो उसके अंदर कोई ट्राईवैलेंट एटम प्रेजेंट, पहले हमने मोनोवैलेंट एटम देखा, देन हमने क्या देखा, पाईवैलेंट एटम देखा, एंड देन अपन ट्राईवैलेंट एटम की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, इफ गिवन कंपाउंड हैज ट्राईवैलेंट एटम, अगर उस कंपाउंड के अंदर क्या है ट्राईवैलेंट एटम, ठीक है। तो कोई गिवन कंपाउंड है उसमें ट्राईवैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देन इग्नोर देम विथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि नाइट्रोजन को इग्नोर तो करना है बट सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। लाइक अगर मैं बोलूँ कि एक नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन एटम है अगर कंपाउंड के अंदर, तो वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना करना है, माइनस करना है। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है, -1 कर देना। जो भी गिवन कंपाउंड में हमें हाइड्रोजन गिवन है, कंपाउंड इन गिवन कंपाउंड, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड में है उसका -1 कर देना है। 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे -2 से, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे C3H6 हो गया, और यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, या 2 नाइट्रोजन ले ली, लाइक मैंने यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ले ली। तो क्या समझ में आया कि 2 नाइट्रोजन है, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें क्या करने हैं, माइनस करने हैं। 2 नाइट्रोजन है ना, तो हमें हाइड्रोजन भी 2 माइनस करना है। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने रह गए, अब C3H4 हो गया, ठीक है। और नाइट्रोजन को तो हमें इग्नोर करना है, तो यहाँ पे इसका DU कितना आएगा, यहाँ पे देखो एल्केन, ये अल्काइन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n-2, ठीक है। तो एल्केन के कंपेयर में इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है +2, ये एल्केन का है, ये किसका है, एल्केन का है। तो इसके कंपेयर में ये इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है ये कंपाउंड, तो DU कितना आ जाएगा 2 DU,
ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके में कितने हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे डबल से 2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 DU आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पहले ही मॉलिक्यूल फार्मूला कैसे पहचानते वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है, आप उसको वापस देखना। तो ठीक है, यहाँ पे C3H6 से N2 का किस तरीके से हमने निकाला यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, हमें पता है कि अगर मोनोवेलेंट एटम है तो उसको तो हाइड्रोजन जैसा कंसिडर करना है, अगर बाईवेलेंट एटम है तो डायरेक्ट इग्नोर कर दो, कुछ ऐड कुछ माइनस नहीं करना है। बट अगर ट्राईवेलेंट एटम है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका क्लोरीन 2 है तो इसको हाइड्रोजन जैसा कंसिडर करेंगे तो C3H5 और 7 हो जाएगा। और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है तो एक का हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो कैसा बन जाएगा C3H6, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसका डबल, जब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है अगर उसका डबल है और ऐसा मोलिकुलर फॉर्मूला हमें गिवन है तो उस केस में हमें क्या करना है, 1 DU कंसिडर करना है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे C6H5NO2 इस तरीके का। तो ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन भी है, बाईवेलेंट भी है, तो क्या फर्क पड़ता है, बाईवेलेंट को तो हमें इग्नोर करना है, नाइट्रोजन को हमें क्या करना है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब जितने नाइट्रोजन है उतने ही सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे C6 और ऑक्सीजन तो देखना ही नहीं हमें, सिर्फ बचा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना है, एक है, तो हाइड्रोजन कितना रह जाएगा C6H4। इसका मतलब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n-2, है ना। या आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो डेल्टा NH करके, तो डेल्टा NH/2 का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके आपके हैं। डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट, अगर इस तरीके से करो तो एल्केन, अगर 6 कार्बन का एल्केन होता तो कितने, अगर 6 नंबर का अगर एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते, C6H, हाँ C14 होता, ये एल्केन होता। ठीक है, बट यहाँ पे हमें कुछ और गिवन है, तो यहाँ पे कितने 14-4, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एल्केन में है वो -4 किसके, जो गिवन कंपाउंड में है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 10/2। मतलब यहाँ पे DU कितना आया, 5 DU। कितने DU आए यहाँ पे, 5। क्लियर है? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी का भी DU। अब हम बात करते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था जब की बात है, ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से तो बहुत आसान होता है हमारे लिए DU कैलकुलेट करना। तो अब हम नेक्स्ट जो सेकेंड केस है उसकी बात कर लेते हैं। केस नंबर सेकेंड, व्हेन स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड गिवन, कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, पहला केस होगा जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर ले लिया। दूसरा हमारे पास तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर हमें गिवन है
और इनके हमें डी यू आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर डी यू, देखो एक बार और बता देती हूँ रिविजन, कि अगर 1 डी यू है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग हो सकता है। 2 डी यू का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड या फिर 2 रिंग, या हम बोल सकते हैं 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक ये वाला पाई बॉन्ड है और एक ये वाला पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये 2 पाई बॉन्ड है, मैंने काटे हैं, देख लेना, मतलब हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब डी यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो डी यू कितना आ गया, 2। क्लियर है, इससे समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हम बात करते हैं, अगर एक रिंग बन रही है, रिंग के अलावा और कुछ दिख रहा है आपको, एक ही रिंग है मतलब 1 डी यू। फिर नेक्स्ट इसकी बात करें, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब डी यू कितना आ जाएगा, 2 डी यू। इसी तरीके से इसमें बात करें, देखो इसमें सबसे पहले पाई बॉन्ड देखो, कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग है, इसका मतलब टोटल डी यू कितना हो गया, 3। तो डी यू कितना आ जाएगा, 3 डी यू। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, तो स्ट्रक्चर से तो आप सिंपल ही देख के बता सकते हो। जैसे हम बात करें, सबसे पहले पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, तो कितने पाई बॉन्ड है, 3, तो 3 पाई बॉन्ड प्लस रिंग बनती हुई दिख रही है ना, एक ये पूरी रिंग बन रही है अपने, है ना। तो अगर ये पूरी रिंग बन रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 रिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी यू कितना आ जाएगा, 4 डी यू। क्लियर है। नेक्स्ट कितनी रिंग बन रही है, एक ये रिंग और एक ये रिंग, तो मतलब 2 रिंग, मतलब डी यू कितना हो जाएगा, 2 डी यू। क्लियर है। फिर अगर हम बात करते हैं तो इस वाले कंपाउंड की, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, 1 और 2, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए, प्लस रिंग कितनी बन रही है, 1 रिंग बन रही है, तो कितना हो गया यहाँ पे, 1 रिंग, तो टोटल कितना हो गया, 3 डी यू। ईजी है। अब अगर हम इसकी बात करें तो एक रिंग के अंदर देखो, ये पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, है ना, और सेम पाई बॉन्ड इसी के अंदर भी है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 पाई बॉन्ड हो गए, और एक ये वाला पाई बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड ये अलग से, और रिंग कितनी बन रही है, 2 रिंग्स बन रही है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि डी यू कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, तो 9 डी यू हो जाएगा। ठीक है, तो सबके डी यू पता चल गया हमें। बहुत इजी था, स्ट्रक्चर गिवन हो और अपने को डी यू पता करना हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही हमारे लिए ये इजी चीज़ हो जाएगी, आपको आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब लास्ट टॉपिक है हमारा ये, और इसको भी आप ध्यान से देखेंगे कि जब स्ट्रक्चर तो हमें गिवन हो बट ये स्ट्रक्चर 3D वाला हो। ठीक है, तो व्हेन 3D स्ट्रक्चर गिवन, ठीक है, तो जब हमें 3D स्ट्रक्चर गिवन हो तो कंपाउंड कैसे, जैसे मैं बात करूं तो हम उसका डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहली बात, 3D स्ट्रक्चर गिवन हो तो वो डी यू का जो कैलकुलेशन है, रिड्यूस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब उस जो भी स्ट्रक्चर हमें गिवन है उससे हम पहले तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिवन 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद इसको नीचे लिख लेते हैं, देन कैलकुलेट डी यू। तो जो सिंपली हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम डी यू निकाल रहे थे, फिर तो हमें वही मेथड फॉलो करना है, तो कैलकुलेट डी यू। तो या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो आपको
पहले मतलब अगर 3D स्ट्रक्चर गिवन है तो पहले उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो आप, और फिर उसके बाद उसका डी कैलकुलेट कर लो, इजी हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होता है, हम क्या बोल सकते हैं दूसरा तरीका, हम कि नंबर ऑफ फेसेस -1 कर देंगे, -1, या जो भी कंपाउंड हमें गिवन है, उस 3D स्ट्रक्चर हमें गिवन है उसमें कितनी नंबर ऑफ फेसेस बन रही है उसका -1 कर देंगे, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा उस 3D स्ट्रक्चर का। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बना के बताऊंगी कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि, या फिर हम तीसरा तरीका क्या कर लेंगे, मिनिमम number of bonds to be broken to make open chain compound। मतलब हम ये देख के पता नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें कितनी रिंग्स बन रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि कोई मतलब जितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड तोड़ने की रिक्वायरमेंट है किसी कंपाउंड को ओपन चेन बनाने के लिए, वो भी हम तरीका यूज कर सकते हैं। तो मैं तीनों तरीके से आपको बता देती हूँ पहले तो कि कैसे हमें यूज करना। लाइक मैं अगर इसमें एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल नंबर, मैंने यहाँ पे कोई 3D स्ट्रक्चर लिया है जैसा ये, इनको ब्रिज कंपाउंड बोलते हैं। ये कंपाउंड कैसे होता है, ब्रिज कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें ये, ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कोई कंपाउंड गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो उसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये सारे ही कार्बन है। ठीक है, ये जो डॉट्स सिखा रही हूँ ना मैं वाइट, ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो कितने कार्बन एटम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे C7। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो इस वाले केस में भी एक ही हाइड्रोजन है, बाकी जितने भी कार्बन है उनपे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम कितने हाइड्रोजन इसके पास हैं। जैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 6 7 8 10 और 11 12, तो यहाँ पे C7H12 हो गया। तो जब हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया तो अब इसका डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे यहाँ पे, 7 अगर इसका एल्केन का बनाए हम, तो अब मैं इसी पे बता देती हूँ आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, इधर देख लो, अगर C7 का एल्केन होता तो क्या होता, C7H14 और 2 और प्लस करते तो कितना हो जाता है यहाँ पे 16, तो ये एल्केन का हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कम है, 16 और यहाँ 12, तो 16 - 12 करेंगे तो 4 हाइड्रोजन कम है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 DU आ जाएगा। तो इसका DU कितना निकल के आ गया, 2 DU। नंबर ऑफ फेसेस कैसे पता कर सकते हैं हम, देखो ये भी अगर क्वेश्चन इस तरीके का दे दे हमें, क्या क्वेश्चन अगर ऐसा बना के दे दिया, लाइक क्यूबेन बना के दे दिया हमें, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबेन। ठीक है, अब इसमें देखो हमें समझ नहीं आ रहा, तो या तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बना लो, सेम मेथड से फॉलो कर लो, या मेथड, ये क्या हो गया, मेथड फर्स्ट, ये हमारे पास मेथड फर्स्ट आ गया। ये मेथड सेकंड, तो कोई भी मेथड आप यूज करो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है। ठीक है, आपको जो बेटर लगता है वो, और ये मेथड थर्ड, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो। मैं तीनों मेथड से आपको यूज करना बता रही हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो लाइक मैंने अगर इसको नंबर ऑफ फेसेस, तो देखो क्यूबेन में जब भी हमें कोई क्यूब होता है ना तो उसमें कितनी फेसेस होती है,
फिर आपको 3D देखना आना चाहिए। तो जैसे अगर मैं फेस लिखूँ यहाँ पे, तो एक फेस तो ये हो गई, दूसरी फेस ये हो गई, तीसरी फेस ये वाली हो गई, चौथी फेस ये वाली हो गई, और ये जो नीचे वाली फेस है ना, इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ, फिफ्थ वाली फेस, और ये जो पीछे वाली फेस है ये 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी है यहाँ पे, 6 - 1 करना है हमें। तो डी यू कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला तभी आप यूज कर सकते हो जब आप 3D स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हो, तभी आप यूज करोगे, अदरवाइज आपके लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है। फिर मेरे हिसाब से ये वाला और ये वाला जो मेथड है ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप इसी को यूज करना। जैसे मैंने कोई कंपाउंड, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लूँ, ठीक, लाइक मैंने ये वाला लिया, ठीक है, और ये वाला लिया, ठीक है। तो पहले तो हम कंपाउंड को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम कंपाउंड को ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड तोड़ें कि ये कंपाउंड ओपन चेन बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इस वाले को मैंने बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है। अगर इस वाले को तोड़ा तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। अब फिर मैंने, अगर हम बात करें तो ये वाले को तोड़ दिया, सपोज टू, एक मिनट, तो यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कितने कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे, 8 कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 6C8। अब हमें ओपन चेन कंपाउंड बनाना है तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, ये वाला, ठीक है। तो पहले इसको नेक्स्ट पेज पे हम बना के पूरा बड़ा सा बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, तो हमें पहली रिंग को तोड़ना है, इसमें जो ये रिंग बन रही है ना, इसको तोड़ने की कोशिश करना है हमें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तो ये तोड़ दी, लाइक ये तोड़ दिया और एक ये तोड़ दिया, तो ये रिंग तो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गई। तो अगर ये रिंग जो है ये अब ऐसा रह गया, ठीक है। ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, अब इसको तोड़ा हुआ बताना है मुझे। तो इस तरीके से बताऊंगी मैं इसको कि कुछ हाँ, ये बॉन्ड तो टूट गया ना अपना। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो बॉन्ड है ये दोनों टूट गए हैं। अब पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है कुछ वो ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। तो मतलब ये ऊपर वाली जो रिंग है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गई। तो पहले ये वाली जो रिंग है इसको तोड़ा अपन ने, तो ये वाली बॉन्ड टूट गया, ठीक है। हमें तो इरेजर, जैसे मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया, ठीक है। और पीछे वाला भी हट गया, पहले वाले पिछले वाले का सिटीज बना देते पर। तो ये दो बॉन्ड टूट गए अपने, ठीक है। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। अभी भी कौन सी रिंग्स बन रही है अपनी, ठीक है। तो अगर हम बात करिए, पीछे वाला बॉन्ड भी है अभी, ठीक है। तो ये इतने बॉन्ड्स और बचे हैं। अब ये रिंग बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली रिंग को भी तोड़ेंगे, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो सपोज टू मैंने ये वाली रिंग भी तोड़ दी, ठीक है। तो पहले तो मैंने कितने बॉन्ड्स तोड़े थे, 2 पहले तोड़े थे और 2 अभी तोड़े, ये ऐसा, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, पहले 2 ऊपर के टूटे, एक तो ये और एक ये
फिर ये टूटा और फिर ये टूटा, तो कितने बॉन्ड टूटे? टोटल 4। ठीक है, अभी भी ये पूरी ऐसी रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 8 मेंबर की रिंग बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और कहीं कट लगा देंगे, लाइक मैंने लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये रिंग कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी और अब यहाँ पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने पड़े हमें? तो 7। तो इसका डी कितना आ जाएगा, है ना? तो इसका डी कितना आ गया? डी 7 आ गया। सॉरी, मैंने कहीं कैलकुलेट करने में गलती कर दी है ना। हाँ, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो ये तोड़े ना अपन ने, 2 ये तोड़े और एक लास्ट ये तोड़ा, तो 5 हो गया ना। सॉरी, तो डी कितना आ गया हमारे पास? तो इसका डी यहाँ पे 5 नहीं आएगा, सॉरी 5 आएगा। ठीक है, तो डी कितना आएगा? 5। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं। तो या एक और मैं इसमें एग्जांपल आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बोलूँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। तो अब इसको हमें ओपन चेन कंपाउंड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बॉन्ड तोड़ दिया हमने। ठीक है, तो इससे तोड़ा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे और कौन सा बॉन्ड टूट सकता है। तो एक ये बॉन्ड तोड़ देंगे, एक ये बॉन्ड तोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बॉन्ड टूटा, तो इससे क्या बन जाएगा? ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ऐसा। फिर यहाँ से ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड तोड़े अपन ने, तब ये 6 मेंबर्ड रिंग हमें मिल रही है। तो अब एक और बॉन्ड कोई भी तोड़ दो जिससे आपको लगे, हाँ ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया लाइक अपन ने, तो कितने बॉन्ड तोड़े? लगभग मैंने 4 बॉन्ड तोड़े, तो 4 डी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें टोटल डी कैलकुलेट। वैसे आपका ये जो 3D वाला होता है ये बहुत कम पूछता है, और अगर आपको तीनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये खत्म होता है। सबसे पहले हमने तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन पढ़ा हमने, तो कि क्या होता है, पहले हमने ये चीज़ सीखी है। फिर उसके बाद एक डी का मतलब क्या होता है, 2 डी का मतलब हमें देखना आ गया। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करी, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तब, स्ट्रक्चर गिवन हो तब भी हमने देखा। अब मैं आपको एक इसका एप्लीकेशन बता देती हूँ। एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो वैसे तो आइसोमेरिज्म में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक तो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डी का, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे C3H6, ठीक है, C3H6, तो इसका जो डी है वो कितना आएगा? 1 डी आएगा। तो 1 डी का मतलब क्या होता है? या तो 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, या मे भी वहां पे 1 रिंग बन सकती है, बोथ हो सकता है ना। 1 पाई बॉन्ड हो सकता है या 1 रिंग बन सकती है। इसका मतलब ये जो गिवन कंपाउंड है इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जैसे C3H6 के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ओपन चेन कंपाउंड और एक साइक्लिक कंपाउंड। तो अगर एक रिंग है तो 3 कार्बन की रिंग कैसी बनेगी? इस तरीके की। और अगर ओपन चेन कंपाउंड हुआ तो 3 कार्बन का ओपन चेन कंपाउंड बना दो, अब उसमें एक पाई बॉन्ड हो सकता है इस तरीके से। तो मतलब हमें इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर पता चल गया ना, तो हमें यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने मिले? 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम डी का एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो हम कहाँ पढ़ेंगे और आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ हमने सिर्फ डी कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है।